रिबॉर्न ऑफ माई मिस्टीरियस क्वीन एपिसोड 14। वियान अंदर जाने लगा। अश्विका ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपना सिर हिला दिया। वियान के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अश्विका को लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद अश्विका और वियान 80 घाट पर बैठे थे। वो गंगा को बहते हुए देख रहे थे। बहती गंगा को देखकर दोनों का गुस्सा शांत हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। वियान अश्विका से बोला, कल हमारी शादी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और तुम इतनी गुमसुम हो। अश्विका वियान की तरफ देखते हुए बोली, हम बहुत खुश हैं लेकिन इतना सब कुछ हो चुका है। पता नहीं सब लोग कल की तैयारी करेंगे भी या नहीं। वियान मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम इस बात से गुमसुम हो। अश्विका ने सिर हिला दिया। वियान ने उसे गोद में बैठाते हुए बोला, तुम उन सब की फिक्र बिल्कुल भी मत करो। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। महापंडित जी वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर दोनों पर पड़ी। वो दोनों को देखकर कुछ देर बाद बोले, जो भी होगा यही होगा। उस दिन तुम दोनों का आधा फैसला होगा और बाकी का आधा फैसला तुम दोनों का हर कदम तय करेगा। महापंडित जी वहां से चले गए। अश्विका वियान का फेस ऊपर की तरफ करते हुए बोली, वो देखिए। वियान आसमान की तरफ देखने लगा, जहां सूरज ढल रहा था, जिसकी लालिमा चारों तरफ छाई हुई थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। दोनों उसे ढलते देखने लगे। गंगा का पानी भी सूरज के लालिमा की तरह लग रहा था। जो भी उस नज़ारे को देख रहा था, वो उसे अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था, लेकिन वियान उस नज़ारे को ना देखकर अश्विका को देख रहा था। उसके चेहरे पर पड़ती लालिमा से उसका फेस और सुंदर लग रहा था। अगर सूरज और गंगा के पानी के बाद कुछ सबको अट्रैक्ट कर रहा था तो वो थी अश्विका। वियान ने अश्विका का फेस अपनी तरफ किया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा। वहां सब लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन वो दोनों खुद में खोए हुए थे। वो दोनों एक साथ इतने अच्छे लग रहे थे कि कोई उन्हें कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक दूसरे को देखने लगे। अश्विका वियान से बोली, हम कहाँ खड़े हैं ये तो देख लेते। यहाँ का मौसम इतना सुहाना और एक आप हैं जो इसे देखने की जगह कुछ और ही करने लग जाते हैं। वियान उसकी हरी आंखों में देखते हुए बोला, हमें कहाँ फुर्सत की हम मौसम सुहाना देखें। हमें कहाँ फुर्सत की हम मौसम सुहाना देखें। आपसे नजरें हटे तो हम जमाना देखें। अश्विका हैरानी से बोली, वाह मेरे शायर बाबू, आप कब से शायर बन गए। वियान अश्विका के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। सूरज ढल चुका था। रात हो चुकी थी। सभी लोग गंगा में दीपक प्रवाहित कर रहे थे। अश्विका बोली, सब लोग गंगा में दीपक क्यों बहा रहे हैं। वहां एक बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, कहते हैं कि अगर कोई जोड़ा गंगा में साथ में दीपक प्रवाहित करता है तो उन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रव है और मां गंगा को आशीर्वाद उन पर सदा रहत है। अश्विका उनसे एक दीपक लेते हुए बोली, हमें एक दीपक चाहिए। उस बूढ़ी अम्मा ने उसे एक दीपक दे दिया। अश्विका वियान की तरफ मुड़ी और बोली, हमें भी गंगा में दीपक प्रवाहित करना है। वियान को इन सब पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन वो अश्विका के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपना सिर हिला दिया। गंगा की सबसे निचली सीढ़ी पर दोनों बैठ गए। अश्विका दिया जलाने लगी, लेकिन हवा चलने की वजह से वो जला नहीं पा रही थी। वियान ने उसे परेशान होते देख उसने दिए के चारों तरफ अपने दोनों हाथ रख दिए। अश्विका ने माचिस जलाई और इस बार दिए को जला दिया। अश्विका दिए के जलते ही खुश हो गई। वो खुशी से वियान को देखने लगी। दोनों ने मिलकर गंगा में दीपक प्रवाहित कर दिया। अश्विका ने वहीं बैठे हुए उस दीपक को जाते हुए देखने लगे। रुद्र अपने रूम में कोई काम कर रहा था। तभी वहां पलक आए। रुद्र ने उसे देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकलो मेरे रूम से। पलक रुद्र के गले में बाहें डालते हुए बोली, क्या बात है रुद्र, तुम तो मुझे देखना भी नहीं चाहते। मैं प्यार करती हूं तुमसे, लेकिन तुम्हें ये बात समझ कहाँ आती है। रुद्र ने पलक को खुद से दूर किया और बोला, इस घर में आने के पीछे तुम्हारा क्या इरादा है। पलक बोली, ये तो एक राज है, लेकिन तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। रुद्र हैरानी से पलक की तरफ देखने लगा। वो सोचने लगा, जो लड़की कल तक उसके लिए पागल थी, आज वो उससे कह रही है कि वो उससे प्यार नहीं करती। पलक आंखों में नफरत लिए बोली, क्योंकि अब मैं तुमसे नफरत करती हूं और तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रुद्र पलक को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किया क्या है। पलक बोली, और सजा सिर्फ तुम्हें नहीं तुम्हारे किंग और क्वीन को भी मिलेगी। वियान और अश्विका का जिक्र सुनते ही रुद्र के फेस पर गुस्सा दिखने लगा। उसने पलक की गर्दन पकड़ ली और बोला, अगर तुमने किंग और क्वीन का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रुद्र ने पलक को छोड़ा। पलक वहां से चली गई। आधी रात हो चुकी थी। यश अंजिका के पास बैठा था।
उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अंजिका यश को ही देख रही थी। अंजिका बोली, आप इस तरह क्यों बैठे हैं? आधी रात हो गई, हो जाइए। यश ने अंजिका को देखा और बोला, कैसे हो जाऊं? मैं उस इंसान का कुछ नहीं कर सकता जिसने तुम्हें। इतना बोलकर यश चुप हो गया। अंजिका यश का हाथ पकड़ते हुए बोली, किंग और क्वीन ने कुछ सोचा होगा तभी तो वो शांत है। यश अपना सिर हिलाते हुए बोला, पता है, तभी मैंने भी कुछ नहीं किया। अंजिका बोली, पता है तो इस तरह क्यों बैठे हैं, सो जाइए। यश ने सिर हिला दिया। तमन्ना पानी की बोतल लेकर पानी लेने आई तभी उसकी नजर रुद्र के रूम पर गई। उसके मन में एक शरारत सूझी, वो अंदर चली गई। रुद्र सो रहा था। तमन्ना उसके पास गई और उसके पास जाकर सो गई। उसने रुद्र की बोतल से पानी पिया और उसके पास सो गई। नवीन जी अपने रूम में प्रियल के साथ थे। प्रियल मौन करते हुए बोली, आगे क्या प्लान है तुम्हारा? नवीन जी बोले, पहले मुझे उस वियान से बचना है, कुछ तो ऐसा करना है जिससे वो मुझे कुछ ना कर सके। प्रियल बोली, कल से शुरू होगा उन सबकी जिंदगी में हंगामा। सुबह हो चुकी थी, सब लोग तैयारियों में लगे थे। प्रियल और पलक बैठी सब कुछ देख रही थी। पूरा विला अंदर से सजा हुआ था। अश्विका और वियान रूम में थे। अश्विका रूम में उदास बैठी हुई थी। वियान बोला, क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो? अश्विका बोली, तो और क्या करें हम आज क्या पहनेंगे, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। वियान अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, रियली? अश्विका ने सिर हिला दिया। वियान ने उसकी बात पर सिर हिला दिया और बोला, ठीक है, तुम शॉपिंग पर चली जाओ, वैसे भी फंक्शन शुरू होने में बहुत टाइम है। अश्विका खड़ी होकर बोली, सच में? अश्विका वियान के गले लग गई और बोली, आप कितने अच्छे हैं। वियान ने उसे बैक हग किया और बोला, बस करो और जाओ। अश्विका बोली, आप भी चलिए ना। वियान बोला, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे वहां जाना है। अश्विका उससे जिद नहीं करती। वो दोनों साथ में नीचे जाने लगे। रुद्र की आंखें खुली। वो तमन्ना को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। उसने जैसे ही तमन्ना को अपनी बाहों में देखा उसे लगा वो कोई सपना देख रहा है। वह फिर से आंखें बंद करके सो गया। 1 मिनट बाद उसने अपनी आंख पे ए की मात्रा पे अ की मात्रा खोली और तमन्ना को देखकर जोर से चिल्लाया। तमन्ना जो सो रही थी वो भी खड़ी हुई और जोर से चिल्लाने लगी। अश्विका और वियान ने एक दूसरे की तरफ देखा और रुद्र के रूम की तरफ जाने लगे। रुद्र तमन्ना से बोला, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? तमन्ना उल्टा उसी पर बिगड़ते हुए बोली, ये तो मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि मैं आपके रूम में क्या कर रही हूँ? मैं तो अपने रूम में थी। रुद्र तमन्ना को घूरकर देखने लगा। तमन्ना अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानने वाली थी। रुद्र खड़ा हुआ और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तमन्ना भी उसके सामने खड़ी हुई और बोली, और आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ आई थी? क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ? वियान और अश्विका अंदर आए और दोनों को देखने लगे। वो दोनों एक दूसरे से लड़ने में बिजी थे। उनके पीछे पीछे बाकी घर वाले भी आ गए। रुद्र तमन्ना से बोला, मुझे तो यही लगता है कि तुम ही यहाँ आई थी। तमन्ना रोने का नाटक करते हुए बोली, मैं क्या आपको ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? प्रवीण आगे आया और बोला, क्या हुआ तमन्ना? तमन्ना प्रवीण के कंधे पर सिर रखकर अपने नकली आंसू बहाते हुए बोली, देखिए ना रुद्र हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, हम रात को इनके पास आकर क्यों सोएंगे? रुद्र बस तमन्ना को घूरे जा रहा था। उसे तमन्ना को प्रवीण के गले लगते देख जलन हो रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोला। अश्विका आंखें छोटी कर तमन्ना को देखने लगी जिससे तमन्ना अश्विका से नजरें चुराने लगी। प्रवीण रुद्र से बोला, तुम क्या बोल रहे हो? क्या तमन्ना तुम्हें ऐसी लड़की लगती है? रुद्र किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप खड़ा रहता है। सभी लोग एक एक कर वहां से जाने लगे। बाहर आकर प्रवीण तमन्ना से बोला, तुमने फिर से शरारत शुरू कर दी। तमन्ना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। प्रवीण बोला, जाकर तैयार हो जाओ, तुम सब शॉपिंग पर जा रहे हो। शॉपिंग का नाम सुनते ही तमन्ना खुश हो गई। वो बोली, आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। प्रवीण वहां से चला गया। तमन्ना फिर से रुद्र के पास गई और उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोली, अगर तुमने अब मुझसे शादी नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र हैरानी से तमन्ना को देखने लगा। उसे तमन्ना का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन पहले तक जो लड़की उससे दूर भागती थी वो आज उसकी कॉलर पकड़कर उससे शादी करने को बोल रही है। तमन्ना आगे बोली, कल रात तुम मेरे साथ पूरी रात सो रहे थे, अब कौन मुझसे शादी करेगा? इसलिए अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। रुद्र ने उसके हाथ से कॉलर छुड़ाई और बोला, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तुम तो किसी और से प्यार करती हो तो उसी से शादी करो। तमन्ना अपने हाथ बांधते हुए बोली, शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही पड़ेगी। मैं भी देखती हूं कि तुम कैसे बचते हो।
तमन्ना अपनी बात पूरी कर तैयार होने चली गई। अक्षरा जी प्रथम जी से बोली, मेरा मन आज बहुत घबरा रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। प्रथम जी अक्षरा जी के मन शांत कराते हुए बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अक्षरा जी का मन आज बहुत बेचैन था। कुछ देर बाद सभी लेडीज शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। आज वो सब मॉल ना जाकर बनारस के सबसे फेमस मार्केट गोदौलिया मार्केट में गए थे। वो सब वहां जाकर शॉपिंग करने में लग गए। वो सभी ऐसे मार्केट में पहली बार आई थी, इसलिए सब एक्साइटेड थी। गार्ड फॉर्मल यूनिफॉर्म पहने वहीं घूम रहे थे। अश्विका वहां रखे झुमकों को देख रही थी। यशस्वी तमन्ना से बोली, कल तुमने कहा था कि तुम उन दोनों को जानती हो, लेकिन कैसे? अश्विका के कान खड़े हो गए। वो झुमकों को छोड़कर तमन्ना की तरफ देखने लगी। तमन्ना बोली, हाँ जानती हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। अश्विका तमन्ना को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोली, कैसे जानती हो तुम उन दोनों को? तमन्ना बोली, मैं जब अब्रॉड में थी और जिस कॉलेज में अपनी स्टडी कर रही थी वहां ये भी स्टडी कर रही थी। इनका 3-4 लड़कियों का ग्रुप था। उनमें से 2 पलक और प्रियल थी। ये चारों लड़कियां सबको परेशान करती थी, सब पर अपनी धौंस जमाती थी। यशस्वी बोली, तो क्या तुम वहां पॉपुलर नहीं थी? तमन्ना उसे घूरते हुए बोली, मैं वहां पॉपुलर होने नहीं बल्कि पढ़ने गई थी, और अगर पॉपुलर होने पर ध्यान देती तो इतनी बड़ी डॉक्टर कभी नहीं बनती। यशस्वी बोली, पॉपुलर होकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अश्विका दोनों को टोकते हुए तमन्ना से बोली, कुछ और जानती हो? तमन्ना बोली, हाँ वो चारों ही साइको है, ये अपने मन की करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अश्विका बोली, बाकी की 2 कौन है? तमन्ना उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों उन दोनों को जानती नहीं हो तो बताने से क्या फायदा? अंजिका वहां आई और बोली, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो, चलो, कुछ घंटे बाद फंक्शन शुरू होने जाएगा। वो चारों शॉपिंग में लग गई। अक्षरा जी कुछ सामान देखने अगली शॉप पर जाने लगी। तभी वो किसी से टकरा गई। अक्षरा जी ने ध्यान नहीं दिया और सॉरी बोलकर आगे निकल गई। उस शख्स से पीछे मुड़कर अक्षरा जी को जाते हुए देखा और उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। अक्षरा जी को अजीब लगा, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। वो एक शॉप पर जाकर सामान खरीदने लगी। तभी उनके पीछे एक आवाज आई, कैसी हो तुम? अक्षरा जी उस आवाज को सुनकर घबरा गई। उन्होंने पीछे पलट कर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। वो फिर से सामान खरीदने लगी। तभी एक हाथ उनके कंधे पर आया और एक बार फिर वो आवाज आए, बड़ी खुश लग रही हो, लगता है तुम मुझे पूरी तरह भूल हो। दिस इज नॉट फेयर बेबी। अक्षरा जी उस टच और आवाज को सुनते ही वो कांप उठी। वो झटके से पीछे मुड़ी, उसके सामने अभिमान जी खड़े थे। अक्षरा जी अभिमान जी को देखकर घबराते हुए बोली, तुम? अक्षरा जी उस टच और आवाज को सुनते ही वो कांप उठी। वो झटके से पीछे मुड़ी, उसके सामने अभिमान जी खड़े थे। अक्षरा जी अभिमान जी को देखकर घबराते हुए बोली, तुम? अभिमान जी बोली, मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल गई, लेकिन तुम्हें तो मैं अच्छे से याद हूं। इसे ही तो सच्चा प्यार कहते हैं, जो तुम मुझसे और मैं तुमसे करता हूं। अक्षरा जी गुस्से से बोली, प्यार? प्यार नहीं, नफरत करती हूं मैं तुमसे इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभिमान जी बोले, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी नफरत से कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा और तुम्हारे पति को मार डालूंगा। उसके लिए ही तुमने मुझे छोड़ा था ना? अक्षरा जी हंसते हुए बोली, अभिमान तू ना तो ये सालों पहले कर पाया और ना ही अब कर पाएगा। अभिमान जी हंसते हुए बोले, सालों पहले क्या हुआ ये तो माँ याद है ना तुम्हें? अक्षरा जी उन सब के बारे में सोचते हुए बोली, बहुत अच्छे से याद है, लेकिन लगता है तुम भूल गए, तभी तो हमारी लाइफ में फिर से आ रहे हो। अभिमान जी अक्षरा जी के कान में बोले, सुना आज फंक्शन है तो इस खुशी में एक धमाका तो बनता है। अक्षरा जी अभिमान जी की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, सोचना भी मत, वरना तू नहीं जानता तेरे साथ क्या होगा। मेरा बेटा तुझे नहीं छोड़ेगा। अभिमान बोले, देखते हैं। एक जोड़ी आंखें उन दोनों को देख रही थी। अभिमान जी के जाते ही वो भी वहां चला गया। कुछ देर बाद सबकी शॉपिंग हो चुकी थी। वो सब विला के लिए निकल गए। सभी लोग तैयार हो रहे थे। अक्षरा जी टेंशन में चक्कर काट रही थी। प्रथम जी अंदर आए। अक्षरा जी को टेंशन में देखकर बोले, क्या हुआ, तुम फिर से टेंशन में दिख रही हो? अक्षरा जी प्रथम जी का हाथ पकड़ा और घबराते हुए बोली, वो आ चुका है, उसे पता चल चुका है कि मैं जिंदा हूं। वो आज मुझसे मिला था। प्रथम जी के माथे पर सलवटें पड़ गई। वो बोले, कौन अभिमान? अक्षरा जी ने सिर हिला दिया। प्रथम जी बोले, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। अक्षरा जी बोली, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, उसने कहा है कि आज वो धमाका करेगा। मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। प्रथम जी बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना।
वरना सब खामखा फिक्र करेंगे। अक्षरा जी ने सिर हिला दिया। प्रथम जी ने अक्षरा जी से कहा, तुम तैयार हो जाओ, कभी भी फंक्शन स्टार्ट हो सकता है। अक्षरा जी ने सिर हिलाया और वो तैयार होने चली गई। प्रथम जी बाहर चले गए। प्रियल और पलक एक साथ बैठे थी। पलक बोली, मुझे इन सबको इतना खुश देखकर अच्छा नहीं लग रहा। प्रियल बोली, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। प्रियल बोली, चलो इनके रंग में भंग डालते हैं। दोनों वहां से उठकर चली गई। अश्विका और वियान रूम में रेडी हो रहे थे। वियान आज भी ब्लैक कोट पैंट पहने थे। वो अश्विका के बाल बना रहा था। अश्विका ने ग्रीन कलर का बनारसी अनारकली पहना था। कानों में झुमके, होठों पर लिप लोज, आंखों में काजल, वो बहुत सुंदर लग रही थी। और उसकी खूबसूरती में चार चांद उसके माथे की वो काली छोटी सी बिंदी लगा रही थी। अश्विका वियान को शीशे में देखते हुए बोली, क्या आप भी मेहंदी लगवाएंगे? वियान उसे देखते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? अश्विका वियान से बोली, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी लगवाएंगे तो भी कोई बात नहीं। वियान ने अश्विका के बाल बनाए। तभी उसका फोन बजा। वो फोन लेकर बालकनी में चला गया। तभी अश्विका का भी फोन बजा। उसने फोन देखा, उस पर एक मैसेज आया हुआ था। अश्विका ने मैसेज पढ़कर एक मैसेज टाइप करके भेज दिया। अश्विका किसी गहरी सोच में खो गई। शीशे में देखते हुए उसके फेस पर एक एविल स्माइल आ गई। एक ऐसी स्माइल जो अश्विका के फेस पर बहुत डरावनी लग रही थी। अश्विका खड़ी हो गई। वियान के आते ही अश्विका नॉर्मल हो गई। अश्विका ने वियान के हाथ में हाथ डाला और दोनों नीचे चले गए। सब लोग तैयार होकर आ गए थे। अश्विका के आते ही यशस्वी और तमन्ना ने उसे पकड़ कर बैठाया और बोली, आज से आप हर एक कदम हमारी भाभी बनने की ओर बढ़ाएगी। अश्विका वियान को देखने लगी जो आदमियों से बात कर रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ अश्विका पर थी। प्रार्थना बोली, आज हम सब मिलकर आपको मेहंदी लगाएंगे। अश्विका प्रियल और पलक को देखने लगी, जो उसी की तरफ देख रही थी। अश्विका को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा। वो एक डायरेक्शन में देखने लगी। तभी दो मेड आई और पुरानी वाली मेहंदी को हटाकर नई रख दी। प्रार्थना और यशस्वी उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगी। तमन्ना बोली, इतना रुका सूखा फंक्शन, अरे मेरी दोस्त की शादी है। तमन्ना और अंजिका मिलकर डांस करने लगी। अक्षरा जी और वीणा जी ढोलक बजाने लगी। वहां का माहौल बहुत अच्छा हो चुका था। प्रियल और पलक बस अश्विका को ही देख रहे थे। दो लड़कियां दोनों के पास आईं और बोली, मैम हम आपको भी मेहंदी लगा दे। प्रियल और पलक ने अपने हाथ आगे कर दिए। अश्विका के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। वो खुशी से उस मेहंदी को देख रही थी। तमन्ना और अंजिका उसके पैरों में मेहंदी लगाने लगी। प्रियल और पलक की मेहंदी लग चुकी थी। मेहंदी लगते ही उनके हाथों में जलन होने लगी। वो दोनों एक साथ चीखीं। उनकी चीख सुनकर सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। वो दोनों भागते हुए वॉशरूम में गईं और हाथ धोने लगी। नकुल पलक को जाते हुए देखने लगा। वह भी कुछ देर बाद ऊपर चला गया। नवीन जी भी प्रियल के पीछे चल गए। नवीन जी प्रियल से बोले, क्या हुआ? प्रियल की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह रोते हुए बोली, मैं इन सबको मार डालूंगी। प्रियल ने जैसे ही अपने हाथ धोए वैसे ही उसके हाथ जल गए। उसके हाथ बहुत भद्दे लग रहे थे। उन हाथों को देखकर नवीन जी पीछे हट गए। उनके फेस पर घिन साफ नजर आ रही थी। वह अपना चेहरा फेरते हुए बोले, हटाओ इन हाथों को, कितने गंदे हैं ये। इन हाथों को लेकर कभी मेरे सामने मत आना। नवीन जी वहां से चले गए। प्रियल अपने हाथों देखकर जोर से चीखा पड़ी। उसकी आंखें दर्द और रोने के कारण लाल हो चुकी थी। वह नफरत से बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। नकुल अपने रूम में खड़ा पलक के बाहर आने का वेट कर रहा था। तभी उसके कानों में एक बार फिर पलक की चीख सुनाई दी। वो बाथरूम में गया और उस पर चिल्लाते हुए बोले, क्यों चिल्ला रही हो? मेरे कान फाड़ने का इरादा है क्या? पलक बस अपने हाथों को देखे जा रही थी। उसने हाथ भी प्रियल की तरह हो गए थे। नकुल उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने उस प्रियल के साथ मिलकर ये क्या घटिया हरकत की है? ये सब तुम जो घटिया डेली शॉप सीरियल देखती हो ना, उसका ही नतीजा है। तुम्हें क्या लगा जैसा टीवी में होता है वैसा ही होगा? तुम जिसके साथ गेम खेलने का सोच रही हो, उसके लिए ये उस रैफर की तरह है जो बच्चे टॉफी खाकर फेंक देते हैं। पलक बस अपने हाथों को देखकर रोए जा रही थी। नकुल बोला, भूलो मत तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उस पर ध्यान, तो बाकी चीजों पर नहीं। पलक चिल्लाते हुए बोली, सब याद है मुझे, और इन सब के बाद तो मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। नकुल ने पलक के हाथों को देखा और एक डॉक्टर को फोन लगा दिया। फंक्शन खत्म होने वाला था। आर्यन बोला, ब्राइड और ग्रूम का एक डांस तो बनता है। अश्विका और वियान डांस करने ही वाले थे कि तभी बाहर एक जोर का धमाका हुआ।
अक्षरा जी और प्रथम जी की नजर एक दूसरे से मिली। अश्विका और वियान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभी लोग बाहर की तरफ दौड़े। बाहर खड़ी प्रथम जी की सभी कारें ब्लास्ट हो चुकी थी। वहां आसपास खड़े गार्ड भी घायल हो चुके थे। बाकी के गार्ड उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तभी प्रवीण का फोन बजा। उसने फोन देखा, फोन पर अननोन नंबर शो हो रहा था। उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। तभी अक्षरा जी का भी फोन बजा। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया। अक्षरा जी को हंसने की आवाज आने लगी। अक्षरा जी और प्रवीण ने एक साथ कहा, अभिमान कामरा। सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ से अभिमान कामरा बोला, हाँ मैं अभिमान कामरा। अभिमान कामरा अक्षरा जी से बोले, कैसा लगा धमाका? लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारा पति बच गया। अक्षरा जी गुस्से से बोली, मैंने तुमसे कहा था अभिमान, ऐसी गलती मत करना वरना तुम पछताओगे, तो अब पछताने के लिए तैयार रहना। अक्षरा जी ने फोन काट दिया। अभिमान जी प्रवीण से बोले, प्रवीण वालिया, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था और देखो मेरा शक यकीन में बदल गया। तुम उस किंग से मिले हुए हो। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। प्रवीण दांत पिसते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? अभिमान जी बोले, तुम्हें वो मॉल वाली लड़की याद है जिससे तुम बातें कर रहे थे? वो इस वक्त मेरी कैद में है। प्रवीण के मुंह से निकला, तमन्ना। अभिमान जी हंसते हुए बोले, हाँ वही तमन्ना। लगता है महबूबा है तुम्हारी, तभी इतने गुस्से में हो। प्रवीण चिल्लाते हुए बोला, बहन है वो मेरी, और अगर उसे एक खरोंच भी आती तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभिमान जी हैरानी से बोले, क्या बात है, तुम्हारी एक बहन भी है? प्रवीण ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? अभिमान जी बोले, मुझे वो शेयर चाहिए जो अभिनव ने तुम्हें दिया था। प्रवीण बोला, मैं आ रहा हूं। उसने फोन काटा और वियान की तरफ देखने लगा। वियान ने पलकें झपका दी। प्रवीण के साथ अखिल और रुद्र चले गए। रुद्र के कान में प्रवीण की बात गूंजने लगी, बहन है वो मेरी। रुद्र की आंखों में बहुत से जज्बात उभरने लगे। वो कार में बैठा और प्रवीण के साथ चला गया। वियान ने अपने बगल में देखा जहां अश्विका नहीं थी। वो अश्विका को ढूंढते हुए अंदर चला गया। अश्विका रूम में थी, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। अश्विका ठंडी आवाज में बोली, ये सब कैसे हुआ? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। दूसरी तरफ से उस आदमी की आवाज आई। वो बोला, आई एम सॉरी क्वीन, मैंने पूरी कोशिश की। उन्होंने पहले किंग की गाड़ी में बॉम्ब लगाया था जो हमने हटवा दिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इस बीच मिस्टर सूर्यवंशी की कार में बॉम्ब लगा देंगे, और तमन्ना जी को किडनैप करने का तो हमने सोचा ही नहीं था। सब अंदर थे, हमें नहीं पता कि वो कब बाहर आए। अश्विका डरावनी आवाज में बोली, हमें नहीं पता था कि आप सब इतने कमजोर हैं, दिमाग से भी और शरीर से भी। लगता है आपको फिर से वहां जाना है। वहां जाने की बात सुनकर वो आदमी डर गया। वो डरते हुए बोला, मुझे माफ कीजिए क्वीन, मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अश्विका बोली, आपको आखिरी बार माफ कर रही हूं। अगर ऐसा से ऐसा कुछ हुआ तो आपको माफी नहीं, सजा मिलेगी। अश्विका ने अपना फोन काटा। वो पीछे मुड़ी। उसके पीछे मुड़ते ही वियान अंदर आया। वियान अश्विका को गौर से देख रहा था। अश्विका अपने होठों को चबाने लगी। उसे डर था कि कहीं वियान ने उसकी बात ना सुन ली हो। वियान ने अश्विका की आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? अश्विका ने सिर हिला दिया और अपना सिर झुका लिया। वियान अश्विका का सिर ऊपर करते हुए बोला, क्या तुम गलत हो? अश्विका ने सिर नामे हिला दिया। वियान बोला, तो फिर ये गर्दन नीचे क्यों? अश्विका बोली, लेकिन वियान अश्विका को बीच में काटते हुए बोला, मैं इंतजार करूंगा। अश्विका वियान के गले लग गई। वियान ने उसे बाहों में भर लिया। प्रवीण की कार एक विला के सामने आकर रुकी। वह तीनों नीचे उतरे और अंदर चले गए। विला अभिमान जी के गार्ड से घिरा हुआ था। अभिमान जी हॉल में बैठे हुए थे। प्रवीण अभिमान जी के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, तमन्ना कहाँ है? अभिमान जी बोले, ओ बहन का भाई आ गया, आओ बैठो। रुद्र की नजरें चारों तरफ थी। अभिमान जी बोले, लाओ वो पेपर मुझे दे दो। प्रवीण बोला, पहले बताओ तमन्ना कहाँ है? अभिमान जी बोले, ले आओ उसे। दो आदमी तमन्ना को लेकर आए। उसके हाथ बंधे हुए थे। वो प्रवीण को आंसू भरी आंखों से देख रही थी। प्रवीण बोला, इसके हाथ खोलो। अभिमान जी बोले, मैं क्या तुम्हें अभिनव नजर आता हूं जो तुम कुछ भी कहोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? पहले मुझे वो पेपर चाहिए। प्रवीण उसे उसी की भाषा में बोला, मैं क्या तुम्हें अभिनव नजर आता हूं जो तुम कहोगे और मैं मान लूंगा? अभिमान जी बोले, ठीक है तो दोनों काम साथ करते हैं। अभिमान जी के आदमी तमन्ना का हाथ खोलने लगे। प्रवीण ने अपने कोट की पॉकेट से पेपर निकाले और अभिमान जी को दिखाने लगा। अभिमान जी बोले, लाओ मुझे दो ये पेपर। प्रवीण बोला, पहले तमन्ना को हमारी तरफ भेजो। अभिमान जी दांत पिसते हुए बोले,
तुम कुछ ज्यादा ही होशियारी नहीं कर रहे हो? प्रवीण बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हारे आदमियों से घिरा हुआ हूँ, मैंने तो तुमसे ये बात नहीं कही। अभिमान जी को कैसे भी करके वो पेपर चाहिए थे। उन्होंने तमन्ना को उनकी तरफ भेजा और बोला, अब लाओ। प्रवीण ने वो पेपर अभिमान जी की तरफ कर दिए। प्रवीण तमन्ना को लेकर वहां से जाने लगा, लेकिन अभिमान जी के गार्ड ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। प्रवीण अभिमान जी की तरफ देखने लगा और बोला, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो अभिमान कामरा, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अभिमान जी हंसते हुए बोले, मैंने बहुत सी गलतियां की है, मुझे गलतियां करने में बड़ा मजा आता है। अभिमान जी हंसते हुए बोले, मैंने बहुत सी गलतियां की है, मुझे गलतियां करने में बड़ा मजा आता है। रुद्र बोला, तुझे ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी अभिमान। अभिमान जी रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, ओ तो किंग का चमचा भी आया है। अखिल बोला, अगर ये चमचा है तो तू क्या कड़ाही है? अभिमान जी घूरकर अखिल को देखने लगे। तभी तीनों के सिर पर डंडा पड़ा और वो तीनों अपना सिर पकड़ते हुए बेहोश हो गए। तमन्ना उन तीनों को बेहोश होता देख जोर से चिल्लाई, भैया! रुद्र, अखिल, अभिमान जी के एक आदमी ने तमन्ना को पकड़ा। तमन्ना जोर जोर से रोने लगी। 1 घंटे बाद एक रूम में प्रवीण, अखिल और रुद्र बंधे हुए थे। वहीं पास में कुर्सी पर तमन्ना बंधी हुई थी। तीनों अभी बेहोश थे। उनके सामने एक चेयर पर अभिमान जी बैठे थे। अभिमान जी ने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने उन तीनों के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, जिससे तीनों होश में आ गए। अभिमान जी तीनों को देख हंसते हुए बोला, कैसा लग रहा है मेरी कैद में आकर? एक किंग का दोस्त है, दूसरा किंग का आदमी और तीसरा बेचारा बिना बात बलि का बकरा बन गया। अखिल बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बकरा कहने की? मैं तुझे बकरा नजर आता हूं, तू ही होगा बकरा। अभिमान जी दांत पिसते हुए बोले, तेरी जुबां कुछ ज्यादा ही चलती है, सबसे पहले मैं इसे ही काटूंगा। अखिल बोला, सोचना भी मत वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी जीभ है कोई सब्जी नहीं जो तुम उसे काट दोगे। अभिमान जी इरिटेट होते हुए बोले, कोई इसका मुंह बंद करो वरना मेरे कान फट जाएंगे। एक आदमी ने अखिल का मुंह बांधने के लिए आगे आया। अखिल उससे बोला, दूर रहो, मेरे पास भी मत आना। प्रवीण अभिमान से बोला, तुझे नहीं पता तूने क्या किया है, तू बस अब इंतजार कर तूफान के आने का। रुद्र बोला, तुझे क्या लगा हम पागल हैं जो बिना किसी बैकअप के आएंगे? तीनों के फेस पर एक स्माइल थी। तमन्ना की आंखें खुलने लगी। वो तीनों से बोली, आप तीनों बेवकूफ हैं क्या? इस आदमी को जानते हुए भी आप ऐसे ही आ गए। अगर अब किसी को कुछ हुआ तो मैं भैया से आप तीनों की शिकायत करूंगी। रुद्र मुंह बनाते हुए बोला, तुम क्या हमेशा भैया भैया करती रहती हो, कभी अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? तमन्ना रुद्र पर चिल्लाते हुए बोली, आपको तो मैं बाद में देख लूंगी। प्रवीण दोनों को चुप कराते हुए बोला, तुम दोनों चुप रहो, जब देखो लड़ते रहते हो। प्रवीण की डांट सुनकर दोनों चुप हो गए। अभिमान जी बोले, मैं क्या तुम्हें यहां नजर नहीं आ रहा हूं जो तुम सभी आपस में बेफिक्र होकर लड़ रहे हो? चारों अभिमान जी की तरफ देखने। अभिमान जी को उन्हें खुद से डरता ना देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने एक डंडा उठाया और उन तीनों को मारने लगे। तीनों को मार खाते देख तमन्ना की आंखों में आंसू आ गए। तभी वहां एक गार्ड भागते हुए आया और बोला, बॉस, बाहर बाहर। वो गार्ड आगे कुछ बोल ही नहीं पाया, वो डर के मारे कांप रहा था। प्रवीण, रुद्र और अखिल स्माइल करने लगे। बाहर बहुत सारी ब्लैक कार आकर रुकी। एक कार में से यश, आर्यन और वियान निकले, बाकी कार में से गार्ड्स निकले। वो सब निकलते ही फायरिंग करने लगे। वियान बीचों बीच चल रहा था। गार्ड्स फायरिंग करने लगे। यश और आर्यन वियान के दोनों तरफ चलते हुए फायरिंग कर रहे थे। वियान अपने दोनों हाथों में गन लिए बीचों बीच चल रहा था। ये सीन बिल्कुल किसी मूवी की तरह लग रहा था। अभिमान जी अंदर उन चारों की तरफ देखने लगे। उन्होंने तमन्ना को पकड़ा और बोला, तुम में से कोई एक तो मरेगा ही, कोई ऐसा जिससे सिर्फ एक नहीं सबको तकलीफ हो। अभिमान जी ने तमन्ना को अपने लोगों की तरफ धकेल दिया। तभी वहां वियान आ गया, उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था। अभिमान जी वियान को देखते हुए बोले, आओ किंग, तुम्हें अपने सामने देखकर अच्छा लगा। आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए, लेकिन जिंदा बच नहीं पाओगे। वियान बोरियत मगर ठंडी आवाज में बोला, वहीं घीसा पिटा डायलॉग। अभिमान जी ने अपने लोगों की तरफ इशारा किया। वो सब लोग वियान और बाकी सबको घेर कर खड़े हो गए। वियान ने सबको एक नजर देखा और फिर से अभिमान जी की तरफ देखने लगा। अभिमान जी वियान के सामने आए और उसका मास्क उतारने लगे, लेकिन वियान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ये चेहरा देखना इतना आसान नहीं है। इसे देखने के लिए करोड़ों लोग तरस रहे हैं और तुम इसे आसानी से देखना चाहते हो। ये तो इनजस्टिस है
और किन कभी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करता। उसने अपनी बात खत्म करते ही अभिमान जी के हाथ को दूर कर दिया, जिससे अभिमान जी को दर्द होने लगा, लेकिन उन्होंने वो दर्द अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। अभिमान जी वैसे ही वियान को गौर से देखने लगे। वो बोले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है। वियान बोला, लगता है तुम्हारी उम्र का असर तुम पर होने लगा है, तभी तो तुम्हें हमारी मुलाकात याद नहीं। अभिमान जी अपने दिमाग पर जोर डालने लगे। तभी वो बोले, तुम तो वही मॉल वाले लड़के हो ना। यश बोला, चलो तुम्हें याद तो आया। तभी वहां कोई छुपकर आने लगा। उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी। अभिमान जी अपने आदमियों से बोले, भून डालो इन सबको। अभिमान जी के बोलते ही दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। फायरिंग करते हुए ही वियान ने प्रवीण, रुद्र और अखिल की रस्सी को शूट कर दिया, जिससे वो तीनों आजाद हो गए। तीनों ने अपने हाथ खोले और नीचे गन उठाकर वह भी फायरिंग करने लगे। तभी वियान के पीछे से कोई उस पर वार करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी गर्दन में एक चाकू आ लगा, जिससे उस आदमी का खून नीचे गिरने लगा। उस इंसान ने उस आदमी के गर्दन से वो चाकू निकाल लिया और उस पर लगे खून को किसी साइको की तरह देखने लगा। उसके फेस पर भी मास्क लगा हुआ था। उसने अपने हाथों से उस चाकू पर लगे खून को अपने हाथों में लगा लिया। उस इंसान की आंखें उस खून को देखकर खुश हो गई। वियान को जैसे ही लगा कि कोई उसके पीछे है, वैसे ही वो पीछे मुड़ा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अभिमान जी अपने आदमियों की तरफ इशारा कर वहां से जाने लगे। जिन लोगों ने अश्विका को पकड़ा था वो उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे। तमन्ना ने उनमें से एक आदमी के पैर पर मारा और दूसरे के पेट पर और बोली, तुम्हें क्या मैं कोई छुई मुई लगती हूँ? तुम्हें मारकर भरता बना सकती हूँ। वहां लाशों का ढेर लग चुका था। वियान ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली, क्योंकि अभिमान जी वहां से जा चुके थे। वो सब वहां से निकल गए। उनके उस विला से निकलते ही वो विला ब्लास्ट हो गया, जो उन्हीं लोगों ने किया था। वो शख्स जिसने जिसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था, वह भी वहां से निकल गया। वियान मुड़कर पीछे देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई और भी है, कोई ऐसा जिसे शायद वो जानता है। कुछ देर में सब लोगों की कार सूर्यवंशी विला आकर रुकी। नवीन जी सबको जिदा देखकर खुद से बोले, ये सब तो बच आए। नकुल उन्हें देखने लगा। वो वियान को देख रहा था। अक्षरा जी सबके पास गई और उन सबको चेक करते हुए बोली, तुम सब ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? वियान ने उन्हें एक नजर देखा और अंदर चला गया। बाकी सब लोग बोले, हम ठीक है। वियान रूम में आया। अश्विका बालकनी में खड़ी थी। वियान के आते ही वो अंदर आई और बोली, आप ठीक तो है ना? वियान ने पलकें झपका दी और बाथरूम में चला गया। अश्विका नीचे जाने लगी। रास्ते में वो नवीन जी से टकरा गई। नवीन जी बोले, संभल कर, वरना हो सकता है सामने वाला ना संभल पाए। अश्विका का फेस एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो नवीन जी को घूरने लगी। नवीन जी बोले, अपनी इन अतरंगी हरी आंखों से किसी को इस तरह मत देखा करो, सामने वाले को बड़ी तकलीफ होती है। अश्विका बोली, अगर आपने हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो उससे भी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। नवीन जी बोले, हाय, तुम्हारी जुबान तो शहद से भी मीठी है, कहीं मैं इस मीठे से मर ना जाऊं। अश्विका ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसके नाखून उसके हाथ में धंस गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। नवीन जी बोले, तुम वियान को मिली कहाँ? तुम कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती। तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है, तभी तो एक ऐसा लड़का शादी करने के लिए तैयार हो गया जो अपने आसपास भी लड़कियों को भटकने नहीं देता था। तभी वहां एक ठंडी मगर डरावनी आवाज गूंजने उठी, मैं बताऊं आपको सब कुछ, वो भी पूरी डिटेल के साथ। नवीन जी कांप उठे। उनके माथे से पसीना बहने लगा। बाहर ठंड थी मगर वो पसीने से नहा चुके थे। उन्होंने अश्विका के पीछे खड़े वियान को देखा, जो अपनी लाल आंखों से उन्हें ही घूर रहा था। वियान की आवाज सुनते अश्विका ने अपनी मुट्ठी खोल दी। नवीन जी वहां से उल्टे पैर चले गए। उनकी वहां रुकने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वियान अश्विका को लेकर वहां से चला गया। अश्विका ने उससे कोई सवाल नहीं किया और उसके साथ चली गई। उन दोनों को जाने से किसी ने रोका और ना ही कोई सवाल किया, क्योंकि सब वियान को देखकर समझ चुके थे कि वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। प्रवीण, रुद्र और अखिल अपने रूम में थे। वो तीनों अपनी चोट पर दवाई लगा रहे थे। प्रवीण के रूम में प्रार्थना हल्दी वाला दूध लेकर आई और रखते हुए बोली, माँ ने आपके लिए हल्दी वाला दूध भेजा है। प्रार्थना की नज़र प्रवीण पर गई, जो खुद को दवाई लगाने की कोशिश कर रहा था। प्रार्थना उसके पास गई और उसके हाथों से दवाई लेकर खुद उसे लगाने लगी। प्रवीण हैरानी से उसे देखने लगा। कुछ देर उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। प्रार्थना प्रवीण को दवाई तो लगा रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। प्रवीण बोला, दवाई आज ही लगानी है? प्रार्थना अकड़ते हुए बोली, हाँ मुझे भी पता है, लगा तो रही हूँ।
प्रार्थना प्रवीण को दवाई लगाने लगी। अखिल अपने रूम में था, वहां से अंजिका गुजर रही थी। उसकी नज़र अखिल के रूम में गई जो अपनी पीठ पर दवाई लगाने की कोशिश कर रहा था। अंजिका पता नहीं क्यों बिना सोचे समझे अंदर चली गई। अखिलेश की नज़र जब डोर पर गई तो वो हैरानी से बोला, अंजिका तुम? अजिनका बोली, सॉरी, मैं इस तरह से आ गई, लेकिन जब आपको दवाई लगाने के लिए परेशान होता देखा तो हम अंदर आ गए। अखिल एक हल्की स्माइल के साथ बोला, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अंजिका अपना हाथ आगे करते हुए बोली, क्या मैं आपको दवाई लगा दूं? अखिल बोला, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं लगा लूंगा। अंजिका बोली, मैंने देखा बाहौल से आप कैसे लगा रहे थे, मुझे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। अखिल ने उसे दवाई दे दी। अंजिका उसे दवाई लगाने लगी। अखिल ने उसे देखा और मन में बोला, क्या तुम मुझे भूल चुकी हो अंजी? तुम्हें याद भी कैसे रहूंगा, तुम तो उस वक्त। तभी यश अंदर आया और बोला, अखिल कैसे हो तुम? अखिल यश की तरफ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। यश ने अंजिका को देखा और बोला, अंजिका, माँ ने रुद्र और अखिल को दूध देने को कहा है, तुम दूध देकर आ जाना। अंजिका ने सिर हिला दिया। यश ने अखिल के कंधे पर हाथ रखा और वहां से चला गया। अखिल जाते हुए यश को देखकर बोला, मैं खुश हूं तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला, देखना जब मैं उनको बताऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। अंजिका अखिल को दवाई देते हुए बोली, लग गई? अखिल दवाई लेते हुए बोला, थैंक यू। अंजिका मुस्कराकर चली गई। रुद्र के रूम में तमन्ना गई और उसके पास जाकर बोली, आपको पता है मैं कौन हूं? रुद्र उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए बोला, क्यों तुम्हें नहीं पता क्या? तमन्ना चिढ़ते हुए बोली, जितना पूछा है उतना जवाब दीजिए। रुद्र उसे एक बार और ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, दिखने में तो लड़की लगती हो। तमन्ना चिल्लाते हुए बोली, मैं एक डॉक्टर हूं। रुद्र बोला, पता है मुझे, लेकिन इसमें मैं क्या करूं? तमन्ना उसके हाथों से दवाई लेते हुए बोली, तो आप मुझे बुला सकते थे ना? रुद्र उसके हाथ से दवाई लेते हुए बोला, लेकिन मुझे तुमसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तमन्ना रुद्र को देखकर समझ गई कि वो उससे नाराज है। वो एक कदम आगे आई और बोली, नाराज है मुझसे? रुद्र ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तमन्ना ने उसके गले में बाहें डाल ली और बोली, सॉरी। रुद्र उसे देखते हुए बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वही हो जिसे हम सब सालों पहले खो चुके थे? क्या तुम्हें ये सब कुछ शुरू से पता था? तमन्ना जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मुझे शुरू से कुछ नहीं पता था, मुझे तो खुद कुछ दिन पहले पता चला और वो भी प्रवीण भाई ने बताया। रुद्र उसे खुद से दूर करते हुए बोला, और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? तमन्ना कुछ देर चुप रहकर बोली, वो मैं जानना चाहती कि मैं आपको याद भी हूं या नहीं। रुद्र उसे आंखें छोटी कर घूरने लगा और बोला, तुम्हें ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तमन्ना जल्दी से बोली, तो और मैं क्या करती? पहले आप मुझसे दूर भागते तो मुझे लगा आप मुझे भूल गए, और फिर आपने मुझे प्रपोज भी किया। रुद्र उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोला, मैंने तुम्हें प्रपोज किया क्योंकि जब उस दिन मैं तुमसे पहली बार मिला था और मेरा तुमसे झगड़ा हुआ था तब मुझे उसमें तुम्हारी झलक दिखने लगी। मुझे लगा तुम वापस आ गई, और ऊपर से वही नाम और वही आकर। तमन्ना अपने कान पकड़ते हुए बोली, आगे से ऐसा नहीं होगा, अब माफ कर दीजिए। तमन्ना अपने कान पकड़ते हुए बोली, आगे से ऐसा नहीं होगा, अब माफ कर दीजिए। रुद्र ने उसे गले लगा लिया। तभी उन्हें खांसने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे से अलग हुए और डोर की तरफ देखने लगा, जहां अंजिका मुस्कुराते हुए दोनों को देख रही थी। दोनों अपनी नजरें चुराने लगे। अंजिका अंदर आई और दूध का गिलास रखते हुए बोली, क्या बात है, यहाँ इतना सब कुछ चल रहा है और किसी को पता तक नहीं? रुद्र बोला, अजिनका तुम्हें यश बुला रहा है। अंजिका स्माइल करते हुए बोली, मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप जो चाहे वो कर सकते हैं और ना ही किसी को बताऊंगी, तो आप दोनों बेफिक्र रहिए। अंजिका स्माइल करते हुए वहां से चली गई। तमन्ना रुद्र के हाथ से दवाई लेकर उसे लगाने लगी। यशस्वी अपने हाथ में कॉफी के 2 मग लिए आर्यन के रूम में गई और बोली, कॉफी पिए। आर्यन हैरानी से यशस्वी को देखने लगा। वो बोला, ठीक है, अंदर आ जाओ। दोनों एक दूसरे के पास बैठ गए और कॉफी पीने लगे। वियान औरत अश्विका इस वक्त घाट के पास खड़े थे। किनारे पर एक बोट खड़ी थी, जिसे बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। वो रात के अंधेरे में चमक रही थी। वियान अश्विका को लेकर उस बोट में बैठ गया। बोट को वियान का एक गार्ड चला रहा था। बोट में ही डिनर का अरेंजमेंट किया गया था। वो बोट गंगा के पानी में चलने लगी। अश्विका चारों तरफ खुशी से देखने लगी। वहां का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। अश्विका वियान से बोली, ये सब आपने कब किया? वियान उसे कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उससे पूछा, तुम्हें ये अच्छा लगा?
अश्विका बोली, बहुत अच्छा। वियान ने उसे बैठाया और बोला, डिनर कर लो। दोनों डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद वियान ने उसे बाहों में भर लिया। वहां ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। दोनों शांति से बैठे थे। उस शांति को तोड़ते हुए वियान बोला, तुम मुझे अब ये बताओ, तुम्हारे दिमाग में यहां आने का प्लान कब बना? अश्विका बोली, पहले हम वहीं आपको सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हमें लगा कि हमें बनारस चलना चाहिए। अश्विका बोली, आज हमारी मेहंदी थी, लेकिन हम डांस ही नहीं कर पाए। वियान ने सिर हिलाया और बोला, तो तुम्हें डांस करना है? अश्विका ने सिर हिला दिया। वियान ने सिर हिला दिया। उसने उस गार्ड की तरफ देखा। वह गार्ड बोट को किनारे की तरफ ले जाने लगा। बोट के रुकते ही वियान ने अश्विका को संभाल कर उतारा और उसे पर ले जाने लगा। वहां एक पान की दुकान लगी थी, जिसमें पुराने गाने चल रहे थे। अश्विका ने वियान की तरफ देखा। वियान अश्विका की बात समझ गया कि वो क्या चाहती है। उसने उसका हाथ पकड़ा और उस दुकान के चल रहे रेडियो के गाने पर डांस करने लगा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, हा आ आ आ। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। वो दोनों वहां बिल्कुल किसी 50 के गाने की तरह डांस कर रहे थे। कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी ना हम होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। वो पान वाला उन्हें हैरानी से देखने लगा। उसने अपनी बीवी को उस तरफ देखने का इशारा किया। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये गाना उन्हीं के लिए बना हो। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहाँ अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो करके कोई दिल आरजू, और क्या ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सभी गार्ड उन सबको घेर कर खड़े थे, लेकिन एक जोड़ी काली आंखें उन दोनों को घूर रही थी। उन आंखों में गुस्सा सिर्फ नजर आ रहा था। कसम है तुम्हें मगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें मगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन ना टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है सनम, में रहूंगी तुम्हारी सदा। वो पानी वाला अपनी बीवी से बोला, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। लला लल। दोनों का डांस खत्म हुआ। वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनके होठों पर एक स्माइल आ गई। वो दोनों वहीं सीढ़ियों में बैठ गए। अश्विका को सर्दी लगने लगी थी। वियान ने अपना कोट निकाला और उसे पहनाकर बाहों में कैद कर लिया। वो दो आंखें वहां से चली गई। अश्विका ने पीछे पलटकर देखा। वियान बोला, क्या हुआ? अश्विका बोली, ऐसा लग रहा जैसे कोई बहुत देर से हमें देख रहा है। वियान भी चारों तरफ देखने लगा। वियान ने अश्विका का हाथ पकड़ा और बोला, बहुत रात हो गई है, घर चलते हैं। अश्विका ने सिर हिला दिया। वो दोनों वहां से चले गए। रुचिता अपने रूम में बैठी शराब पी रही थी। उसकी आंखें लाल थी। उसने अपना गिलास फेंका और बोली, किंग, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती ना? अब देखो मैं क्या करती हूँ, आ रही हूँ मैं। रुचिता खड़ी हुई और बोली, मुझे अभी भी हमारी पहली मुलाकात याद है। तुम उस वक्त भी बिल्कुल ऐसे ही थे, और तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। मुझे देखकर अच्छे अच्छे लड़के फिसल जाते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं फिसले। तुमने तो मुझे एक नज़र देखा तक नहीं। रुचिता उस पल को याद करने लगी। फ्लैशबैक, 2 साल पहले, दुबई। एक बार खचाखच लोगों से भरा हुआ था। वही एक लड़कियों का ग्रुप था जिसमें एक रुचिता भी थी। उसने बहुत सेक्सी ड्रेस पहनी थी। सभी लड़कों की नज़र सिर्फ उस पर थी। रुचिता बिना किसी पर ध्यान दिए डांस कर रही थी। तभी वहां हंगामा होने लगा। सब इधर उधर भागने लगे। रुचिता एक आदमी से बोली, ये लोग कहाँ भाग रहे हैं? वो आदमी बोला, किंग आए हैं, उन्हें रास्ता दे रहे हैं। रुचिता बोली, क्या ये वही जिसके चर्चे चारों तरफ फैल रहे हैं? वो आदमी बोला, हाँ वही है। रुचिता भीड़ को चीरकर आगे गई। वियान अपने फेस पर मास्क लगाए हुए रुद्र और यश के साथ चल रहा था। वियान एक काउच पर जाकर बैठ गया, जहां पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। सभी लोग फिर से अपने में खो गए और वहां पीने और डांस करने लगे। रुचिता वियान को देखने लगी। वो अपने बालों को अपनी उंगली में घुमाते हुए बोली, किंग, आज तो मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही रहूंगी, वो चेहरा जिसे किसी ने नहीं देखा। रुचिता स्टेज पर गई और सबको हटाकर अकेली डांस करने लगी। उसके हर एक स्टेप से लड़कों की सांसें रुक रही थी, लेकिन वियान ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा। वियान अपने सामने बैठे लोगों से बात कर रहा था। रुचिता डांस करते हुए उसके पास आई, जिस पर वियान ने ध्यान नहीं दिया।
रुचिता ने आकर सीधा वियान का मास्क हटा दिया। रुचिता इस तरह खड़ी थी कि उसके अलावा कोई भी वियान का फेस नहीं देख पाए, और ऊपर से वहां पर अंधेरा भी था। वियान ने अपने फेस पर फिर से मास्क लगा लिया और रुचिता को खुद से दूर फेंक कर वियान ठंडी आवाज में बोला, कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पास आने की और मेरा चेहरा देखने की। वियान ने अपनी गन निकालकर रुचिता पर कर दी। वो उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ऋतु वहां आई और बोली, सॉरी किंग, मेरी दोस्त आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो तो बस आपका चेहरा देखना चाहती थी। यश बोला, किंग प्लीज शांत हो जाइए। किंग ने उसे छोड़ दिया और वहां से चला गया। रुचिता तो बस मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रही थी। वियान के जाने के बाद रुचिता भी स्माइल करते हुए चली गई। फ्लैशबैक एंड रुचिता बालकनी में खड़ी थी। वो बोली, एक बार फिर वैसे ही मुलाकात होगी किंग, तुम्हें तो मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। रुचिता अंदर आए और किसी को कॉल लगाने लगी। वियान बालकनी में बैठा था। अश्विका बाथरूम से बाहर निकली। उसने वियान को बालकनी में बैठा देखा। वो उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, अगर सब कुछ जानना है तो मां से जाकर खुद क्यों नहीं पूछ लेते। वियान ने अश्विका को देखा और बोला, तुम भी चलो। अश्विका गहरी नजरों से आसमान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है आपको अकेले को जाना चाहिए। वियान ने अश्विका के फोरहेड पर किस किया और बोला, मैं अभी आता हूं। वियान के जाने के बाद अश्विका खड़ी हुई और ग्लास रेलिंग को पकड़ते हुए बोली, हम आपके साथ आकर क्या करेंगे, आपको जो जानना है वो हम जानते हैं। अश्विका के फेस पर इस वक्त कोल्ड एक्सप्रेशन थे। वो लगातार चांद को देखने जा रही थी। वियान ने प्रथम जी और अक्षरा जी के रूम का डोर नॉक किया। अक्षरा जी ने डोर ओपन किया। वो वियान को देखकर हैरान और खुश दोनों थी। अक्षरा जी वियान का हाथ पकड़कर बोली, वियान अंदर आओ। वियान अंदर आ गया। अक्षरा जी ने उसे बेड पर बैठाया और उसके पास बैठते हुए बोली, तुम्हें पता है तुम कितने सालों बाद इस रूम में आए हो। वियान अक्षरा जी की तरफ देखते हुए बोला, आपको पता है ना माँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अक्षरा जी ने काउच पर बैठे प्रथम जी की तरफ देखा और बोली, जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। अक्षरा जी कुछ देर रुक कर बोली, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। वियान अक्षरा जी के चेहरे की तरफ देखने लगा। अक्षरा जी ने बताना शुरू किया, मेरी और प्रथम जी की सगाई फिक्स हो चुकी थी। सब बहुत खुश थे, और सबसे ज्यादा मैं और प्रथम, क्योंकि हमारे रिश्ते को एक नाम मिलने वाला था। सगाई के 1 महीने बाद ही प्रथम जी को एक मीटिंग के लिए अमेरिका जाना पड़ा। उस वक्त कंपनी पापा संभालते थे। मीटिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से उन्होंने नवीन को भी दुबई भेज दिया। अक्षरा जी ने प्रथम जी की तरफ देखा और बोली, प्रथम जी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन वो वहां से नहीं आए थे। उनका ना तो कोई कॉल आया और ना ही मैसेज। सब परेशान थे। मैं, नवीन और माँ पापा तो हद से ज्यादा परेशान थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रथम जी को अमेरिका भेजना ही नहीं चाहते थे। और ये बात सच भी थी। पापा इन्हें लंदन भेजा रहे थे, लेकिन ये जिद करके वहां चले गए। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं जाऊंगी प्रथम जी को लेने। इसलिए मैं सबकी परमिशन लेकर चली गई। वहां जाकर पता चला कि जब ये आ रहे थे तब इनका एक्सीडेंट हो गया। ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। घर वाले परेशान ना हो जाए इसलिए इन्होंने किसी को भी कॉल नहीं किया। मैंने प्रथम जी को बहुत डांट लगाई और सबसे बात भी करवाई। प्रथम जी बहुत ज्यादा जख्मी थे, लेकिन फिर भी माँ और पापा जिद कर रहे थे कि वो इंडिया आ जाएं। हम दोनों ने उन दोनों को बड़ी मुश्किल से समझाया, तब जाकर वो माने। मैं वहीं रहकर इनका ख्याल रखने लगी। मेरे पास कपड़े नहीं थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इन्हें उसी दिन ले आऊंगी। इसलिए मैं अपने लिए शॉपिंग करने मॉल चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं वहां जाकर अपने लिए ही नहीं सबके लिए मुसीबत मोल लेने वाली हूं। अक्षरा जी इतना बोलकर चुप हो गई। वियान भी चुपचाप दोनों को देखने लगा। जब कुछ देर तक अक्षरा जी ने कुछ नहीं कहा तो वियान बोला, आप चुप क्यों हो गई, मुझे सब कुछ जानना है। अक्षरा जी ने प्रथम जी की तरफ देखा। प्रथम जी बोले, बात अधूरी मत छोड़ो अक्षरा, वियान को वो सब कुछ बता दो जो वो जानना चाहता है। अक्षरा जी ने सिर हिलाया और वियान की तरफ देखकर आगे बताने लगी। मैं शॉपिंग कर रही थी, तभी मेरी नज़र एक शर्ट पर पड़ी जो मुझे एक नज़र में प्रथम जी के लिए पसंद आ गई। मैं उसे लेने लगी, लेकिन उसी वक्त एक और हाथ उस पर आकर लगा। अक्षरा जी उस वक्त में चली गई। वह मॉल में खड़ी थी। उन्होंने जीन्स और कुर्ता पहन रखा था। उनकी नज़र एक शर्ट पर गई, वह उसे उठाने लगी, लेकिन उसी वक्त एक और हाथ उस पर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो दूसरा हाथ अभिमान जी का था, जो अक्षरा जी को देखते ही रह गए। अक्षरा जी ने उस शर्ट को छोड़ दिया और बोली, अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं। अभिमान जी बोले, तुम रख सकती हो, मैं दूसरी ले लूंगा।
अक्षरा जी ने उस शर्ट को लिया और वहां से जाने लगी। अभिमान जी उन्हें रोकते हुए बोले, रुको। उद्धरण चिन्ह। अक्षरा जी पीछे मुड़कर देखने लगी। अभिमान जी उनके पास आए और बोले, अपना नाम तो बताती जाओ। अभिमान जी अपनी बात खत्म कर अक्षरा जी के हाथ को अजीब तरह से छूने लगा। अक्षरा जी ने गुस्से में आकर उनके गाल पर एक तमाचा मार दिया और बोली, शर्म नहीं आती ऐसी घटिया हरकत करते हुए। लेकिन याद रखना, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूं जो अपने साथ गलत होते देख चुप बैठी रहूंगी। अक्षरा जी ने वो शर्ट अभिमान जी के हाथ में दी और बोली, खुद ही रखो ये, और आगे से किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोच लेना। अक्षरा जी वहां से चली गईं। अभिमान जी का एक हाथ उनके गाल पर था। वह उस डायरेक्शन में देखने लगे जहां से अक्षरा जी गई थी। वह बोले, तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी और वो किस्मत बहुत मंहगी होगी। अक्षरा जी हॉस्पिटल चली गई। उन्होंने इस बारे में प्रथम जी को कुछ भी नहीं बताया। अभिमान जी के आदमी हर तरफ अक्षरा जी को ढूंढ रहे थे। प्रथम जी अब पहले से ठीक हो चुके थे। वह खुद से चलने लगे थे। अक्षरा जी प्रथम जी से बोली, आखिर मेरी इतने दिनों की मेहनत रंग लाई और आप इतनी जल्दी ठीक हो गए। आज आपको वही मिलेगा आप खाना चाहेंगे। अक्षरा जी प्रथम जी से बोली, आखिर मेरी इतने दिनों की मेहनत रंग लाई और आप इतनी जल्दी ठीक हो गए। आज आपको वही मिलेगा जो आप खाना चाहेंगे। प्रथम जी हॉस्पिटल का खाना खाकर थक चुके थे। वो बोले, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है। अक्षरा जी बोली, ठीक है तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। अक्षरा जी वहां से चली गई। अक्षरा जी बाहर जाकर टैक्सी लेने लगी। तभी कुछ लोग आकर उन्हें वहां से किडनैप करके ले गए। रात हो चुकी थी। प्रथम जी अक्षरा जी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। अक्षरा जी की आंख एक अनजान जगह पर उठी। अक्षरा जी एक बेड पर थी, जिस पर गुलाब की पत्तियां बिछी हुई थी। वो उठी और बाहर जाने लगी, लेकिन बाहर से डोर लॉक था। अक्षरा जी दरवाजा पीटते हुए बोली, कोई है? खोलो इसे, मैं अंदर हूं, खोलो। तभी डोर ओपन हुआ। अक्षरा जी अभिमान जी को देखकर बोली, तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो? अभिमान जी बोले, हाँ मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा था उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अक्षरा जी ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया और बोली, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है क्या? एक तो पहले गलती करो और ऊपर से दूसरों को ही सजा दो। अभिमान जी ने अक्षरा जी के बाल पकड़े और बोले, तुमने मुझे फिर से थप्पड़ मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। अभिमान जी ने उन्हें बेड पर फेंका और उन्हें एक थप्पड़ मार दिया। अभिमान जी बेड पर आ गए। अक्षरा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह पीछे खिसकने लगी। अभिमान जी की नजर अक्षरा जी की चेहरे पर गई। वह उसमें खो गए। अभिमान जी अक्षरा जी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोले, नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा। अक्षरा जी के चेहरे पर डर दिखने लगा था। उन्हें अभिमान जी पागल नजर आ रहे थे। अभिमान जी बोले, जल्द ही हमारी शादी होगी। अक्षरा जी डरते हुए बोली, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उससे कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। अभिमान जी अक्षरा जी की बात सुनकर गुस्से से भर गए। उन्होंने अक्षरा जी का चेहरा कसकर पकड़ा और बोला, मैं उस आदमी को जान से मार डालूंगा। अक्षरा जी अभिमान जी की बात सुनकर बुरी तरह डर गई। उन्हें प्रथम जी की बहुत फिक्र होने लगी। अभिमान जी बोले, बता वो कौन है? अक्षरा जी गर्दन हिलाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि वो कौन है। अभिमान जी अक्षरा जी को पीछे धकेलते हुए बोले, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा और उसकी आंखों के सामने तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने उसे जान से मारूंगा। अभिमान जी वहां से गुस्से में चले गए। 5 दिन बीत गए। प्रथम जी हर जगह अक्षरा जी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। वो खुद को दोष दे रहे थे कि उन्होंने क्यों ऐसी फरमाइश की। अक्षरा जी इन 5 दिनों में बहुत बार भागने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वो हर बार पकड़ी जाती। अक्षरा जी ने चुपके से एक गार्ड से फोन चुरा लिया और रूम में आकर प्रथम जी को कॉल लगा दिया। प्रथम जी ने जैसे ही अननोन नंबर देखा तो उन्होंने जल्दी से कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से अक्षरा जी डरी हुई आवाज आई। वो फोन पर रोने लगी। प्रथम जी अक्षरा जी की आवाज सुनकर बोले, अक्षु, कहाँ हो तुम? अक्षरा जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। प्रथम जी सब कुछ सुनकर गुस्से से बोले, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अक्षरा जी बोली, नहीं आप यहाँ मत आना, वो आपको ही ढूंढ रहा है। आपको वो मार डालेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। प्रथम जी बोली, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अक्षरा जी बोली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ उसकी चलती है।
तभी प्रथमा जी के फोन पर भावेश जी का फोन आ गया। उन्होंने उन्हें भी कॉन्फ्रेंस में ले लिया। प्रथम जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। भावेश जी बोले, तुम वहां बिल्कुल भी नहीं जाओगे प्रथम। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कमजोर समझता हूं। अगर किसी और से लड़ना होता तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं रोकता, लेकिन वहां नहीं। प्रथम जी खींच के साथ बोला, तो फिर आप दोनों ही बता दीजिए मैं क्या करूं। भावेश जी बोले, उस घर में एक सीक्रेट रास्ता है, अक्षरा उसी से वापस आएगी, लेकिन तुम्हें कुछ ऐसा करना है जिससे उसे लगे कि तुम मर गई। उसके लिए जो भी तुम्हें चाहिए वो मैं भिजवा दूंगा। अक्षरा जी ने ठीक है कहा। भावेश जी ने अक्षरा जी को आगे का प्लान बता दिया। कुछ ही घंटों में अक्षरा जी के सामने एक लाश थी। उन्होंने उसे अपने कपड़े पहनाए। उस लाश का चेहरा पहले से ही बिगड़ा हुआ था, जिससे कोई भी उसे नहीं पहचान सकता था। उन्होंने उस लाश के आसपास खून फैला दिया। उसके बाद अक्षरा जी वहां से उस सीक्रेट रास्ते से वहां से चली गई। उस रास्ते के दूसरी ओर प्रथम जी खड़े थे। अक्षरा जी के आते ही वो सीधे एयरपोर्ट गए और वहां से इंडिया के लिए रवाना हो गए। इधर जब अभिमान जी ने उस लाश को देखा तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उन्हें बस इस बात का अफसोस था कि वो अक्षरा जी के साथ सो नहीं पाए। फ्लैशबैक एंड अक्षरा जी उन यादों से बाहर आते हुए बोली, यही है वो कड़ी जिससे अभिमान मुझसे जुड़ा हुआ है, और मेरी वजह से ही उसने सबको मारने की कोशिश की। अक्षरा जी की आंखें नम हो चुकी थी। वियान बोला, वजह सिर्फ आप नहीं, उसे कुछ और चाहिए था, इसलिए उसने ये सब किया। प्रथम जी बोले, क्या तुम्हारे कुछ और सवाल है? वियान एक पल की खामोशी के बाद बोला, दादाजी बार बार आपको वहां से आने के लिए क्यों बोल रहे थे और उन्होंने आपको अभिमान कामरा के साथ लड़ने क्यों नहीं दिया? प्रथम जी बोले, मैंने भी आकर यही सवाल किया था लेकिन उन्होंने बात टाल दी, और ये सवाल आज भी मेरे अंदर है। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका तो उस दिन क्यों रोका? वियान खड़ा हुआ और दोनों को गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। वह जाते हुए भावेश जी के रूम के सामने रुका। वह अंदर जाना तो चाहता था लेकिन कुछ सोचकर रुक गया। वह अपने रूम में चला गया। अश्विका अभी भी वैसे ही खड़ी चांद को देख रही थी। वियान ने टाइम देखा, रात के 2 बज चुके थे। वह अश्विका के पास गया और उसे सीधा गोद में उठाते हुए बोला, तुम अभी तक सोई नहीं? अश्विका वियान के अचानक गोद में उठाने से चौंक गई। उसने जैसे ही वियान की आवाज सुनी तो उसने एक सेकंड से भी कम समय में अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज कर लिया और बोली, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। वियान ने उसे बेड पर लेटाया और उसके पास लेटते हुए बोला, तो तुम मुझे बुला सकती थी अपनी दी हुई वॉच से। अश्विका बोली, क्या आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए? वियान सीलिंग को घूरते हुए बोला, उन सवालों के जवाब तो मिल गए लेकिन उनकी जगह कुछ और सवाल मिल गए। अश्विका गहरी आवाज में बोली, उनके जवाब भी एक दिन मिल जाएंगे। वियान ने अश्विका की तरफ देखा। वियान को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जानती हो, लेकिन उसने उससे कोई सवाल नहीं किया और वो दोनों सो गए। रुचि जी नवीन जी के रूम में आई और बोली, मैंने अच्छी तरह से देखा, बाहर कोई नहीं है। नवीन जी बोले, तो फिर वो आवाज कैसी थी? रुचि जी बोली, हो सकता है कि हवा की वजह से कुछ गिर गया हो, उस वजह से आवाज आई हो। नवीन जी बोले, ठीक है अब तुम जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा सालों पुराना राज बाहर आ जाए और हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। रुचि जी ने सिर हिलाया और वहां से चली गईं। नवीन जी भी सोने चले गए। अश्विका की आंखों में नींद नहीं थी। उसने सोते हुए वियान को देखा और उसे गले लगाकर आंखें बंद कर ली। प्रियल अपने रूम में बैठी थी। वह लगातार अपने हाथों को देखे जा रही थी। उसके हाथों पर पट्टी बंधी थी। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उसने अपने सामने रखे फोन से किसी को बड़ी मुश्किल से कॉल लगाया और बोली, अब तुम नहीं बचोगी अश्विका। तुम्हारी वजह से मेरे हाथों की यह हालत हुई है। अब तुम देखती जाओ, जिसने तुम्हारी वजह से मेरे साथ ये किया है वह कैसे तुमसे दूर होता है। तभी दूसरी तरफ से किसी ने उठा लिया और एक आवाज आई। पलक सोफे पर बैठी थी, नकुल सो रहा था। पलक नकुल को देखते हुए बोली, मुझे लगा तुम्हें मैं अपने जाल में फंसा कर किनके खिलाफ कर दूंगी, लेकिन तुम तो मेरी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं, और अब मेरे इन हाथों की वजह से तुम तो क्या कोई भी मेरे जाल में नहीं फंसेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इसके अलावा भी एक और रास्ता है। वह उठी और उसने भी वैसे ही बड़ी मुश्किल से किसी को कॉल लगाया और उस पर बात करने लगी। बनारस में उन सब का एक और दिन बीत गया। सुबह की आरती की आवाज सुनकर वियान की आंखें खुली। उसने जब अपने बगल में देखा तो वहां से अश्विका गायब थी। उसने अपनी नजरें घुमाकर पूरे रूम में देखा लेकिन उसे अश्विका कहीं नहीं दिखी। वह बाथरूम में चला गया।
जब वह शावर लेकर आया तब भी अश्विका रूम में नहीं थी। वियान ड्रेस अप होकर रूम से बाहर निकल गया। उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी में अश्विका की लोकेशन देखी और वहां से निकल गया। अश्विका 80 घाट पर बैठी थी। गंगा में लोग डुबकी लगा रहे थे। वहां का माहौल सुकून पहुंचाने वाला था। अश्विका के हाथों में प्रसाद था। तभी उसके पास आकर कोई बैठ गया। अश्विका को जैसे ही ये एहसास हुआ वैसे ही वो बोली, आ गए आप। वियान बोला, हम। लेकिन तुम अकेली क्यों आए? मुझे भी तो जगा सकती थी ना। तुम्हें पता है मेरे बहुत से दुश्मन हैं और वो बस मेरी कमजोरी ढूंढ रहे हैं। अश्विका एक हल्की स्माइल के साथ बोली, फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी कमजोरी तो बिल्कुल नहीं हूं। वियान बोला, पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई भी खतरा आए। अश्विका के होठों पर एक स्माइल आ गई जो जल्दी ही चली भी गई। वियान बोला, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आए? अश्विका आंखें बंद करके होठों पर एक स्माइल लेकर एक सुकून भरी सांस अंदर खींचते हुए बोली, यही सुकून चाहिए था हमें। हम बनारस घूमना चाहते हैं, वो भी किसी आम इंसान की तरह जैसे यहाँ ये सब लोग घूमते हैं, इसलिए ही हम यहाँ बैठे आपके आने का इंतजार कर रहे थे। वियान ने अश्विका का हाथ पकड़कर उठाया और बोला, तो चलो। अश्विका हैरानी से बोली, आजकल के हालातों को देखकर हमें नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी मान जाएंगे। वियान बोला, ये किंग अपनी क्वीन की हर ख्वाहिश पूरी करेगा, फिर चाहे वो ख्वाहिश कैसी भी हो। अश्विका ने अपने हाथ में पकड़ा प्रसाद वियान के मुंह में डाल दिया और उसके आम में अपना हाथ डालकर वहां से बनारस की गलियों में घूमने लगे। वह किसी आम कपल की तरह घूम रहे थे। वियान को एक दुकान पर ब्लैक कांच की चूड़िया दिखी। उसने वह चूड़िया उठाकर अश्विका को पहना दी। अश्विका के गोरे हाथों में वो चूड़िया बहुत अच्छी लग रही थी। वह उसे लेकर आगे चला गया। उन चूड़ियों की पेमेंट वियान के एक गार्ड ने कर दी जो उनसे कुछ दूरी पर था और उसने फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। वियान ने पास में एक गजरा उठाया और अश्विका के बालों में लगा दिया। अश्विका ऐसे बिना किसी पामबदी के घूमकर बहुत खुश थी। दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल को बहुत सारे गार्ड्स घेर कर खड़े थे। एक वार्ड में से कुछ डॉक्टर निकले और बोले, पता नहीं किसने इसे इस तरह से मारा है, अगर उसने हमसे पूछ लिया तो हम क्या बोलेंगे। दूसरा डॉक्टर बोला, क्या हम इन्हें उसके बारे में बता दें? पहला डॉक्टर बोला, वह कहाँ रहता है कोई नहीं जानता, वह हर महीने जगह बदलता है और उसे उन सब चीजों की नॉलेज देने वाला कौन है ये वो किसी को नहीं बताता। दूसरा डॉक्टर बोला, तो फिर ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि उसका फोन ना आए। वो दोनों डॉक्टर बहुत डरे हुए थे। वह बस उस वार्ड को देखे जा रहे थे। यशस्वी के पास एक कॉल आया। उसने फोटो उठाया तो दूसरी तरफ से एक अनजान लड़की की आवाज आई, क्या आप यशस्वी बोल रही है? यशस्वी बोली, हाँ मैं यशस्वी ही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती तो तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? वो लड़की बोली, मुझे आपका नंबर आर्यन नाम के लड़के के फोन से मिला। इनका एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी इन्हें हॉस्पिटल ले जाने को तैयार नहीं है, अगर आप इन्हें जानती है तो जल्दी से आ जाए, मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ। यशस्वी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह लड़खड़ाती आवाज में बोली, मैं आ रही हूँ, प्लीज उसका ख्याल रखना। वो लड़की बोली, ठीक है, लेकिन आप जल्दी आए। यशस्वी ने फोन काटा और अपनी कार लेकर वहां से चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। यश ने उसे इतनी हड़बड़ी में जाते हुए देखा, लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले ही यशस्वी वहां से जा चुकी थी। उस लड़की ने अपने कान से फोन हटाया और अपने सामने बैठे लड़के से बोली, आपने जैसा मुझे कहा था मैंने कर दिया, अब मुझे मेरे पैसे दीजिए। आर्यन ने उस लड़की के हाथ में पैसे रख दिए और बोला, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। वह लड़की बोली, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आर्यन उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, अब जब तुमने मेरा काम किया है तो पूछो क्या पूछना चाहती हो। वह लड़की अपना सवाल करते हुए बोली, आपने उनको इस तरह झूठ बोलकर क्यों बुलाया? क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है जो आपसे नाराज है? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।